हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे 1 नंबर वाले। तो हमने सोचा कि बोर्ड पे पढ़ाने से अच्छा है कि क्यों ना हम इसको आप लोगों को ऑनलाइन ही माध्यम से दिखा दें, इसको ना पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको पढ़ा दिया जाए और आप आसानी से समझ भी जाएंगे चीज़ें, ठीक ना। तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का ये मतलब एक हिसाब समझ लीजिए, जो ये पेपर है ये आपका मतलब ये प्री बोर्ड वाला नहीं होता एग्ज़ाम, उस चीज़ का है ना। तो इसमें 20 एमसीक्यू दिए गए हैं और कुछ चीज़ें भी हैं जो कि हमको जानना चाहिए। जैसे समय हमको क्या 70 का पूर्णांक यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम पहले हम 1 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, ठीक है। और ये सब जो भी दिया है आपको मतलब प्रिकॉशन है, मतलब एग्ज़ाम से पहले आपको ये पढ़ लेने हैं जो ऊपर के पॉइंट दिए गए हैं ना, ये सब ठीक है। ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक। इसको पढ़ने के बाद ही आप लोग फिर नीचे करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न में है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या अशांत होता है। और इसमें ऑप्शन तीसरा जो दिया है उपयुक्त दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखो जो दशमलव का प्रसार होता है वो हमारा शांत भी हो सकता है और अशांत दोनों आ सकता है। अब शांत क्या होता है, शांत जैसे कोई संख्या है, जैसे 2.3 है, ठीक है। अगर 3 वही बार बार आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। और दशमलव के अगर कुछ अंक बाद हमारे जैसे 2.4 आ जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं शांत। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा दोनों सही हो सकते हैं, मतलब शांत भी हो सकता है और अशांत भी। तो यहाँ पे हम दोनों लगाएंगे उपयुक्त सभी, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। और अब हम आगे देखते हैं जो कि अब हमारे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो लिखा है शून्येतर, इसका मतलब ये है कि शून्य नहीं हो, ठीक ना। मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिनका मान शून्य ना हो, कोई परिमेय संख्या हो। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ठीक ना। गुणनफल होता है अपरिमेय, सदैव परिमेय और परिमेय या अपरिमेय या एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एक परिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं, मान लो हमारा 3 एक परिमेय है, ठीक है ना। और देखो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं, जो जिनका कोई निश्चित मान ना हो, ठीक ना। जैसे √2 है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करवा दें तो ये जो 3√2 है हमारा, ये पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हमेशा होता है, ठीक ना। दो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी सदैव अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं तीसरा वाला जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखो। अब कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक ना। मतलब ये जो x बराबर 0 हमारा, ये जो हमारा रेखा है x बराबर 0, ये हमारे इस समीकरण का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब कहाँ पे काटेगा, ठीक ना। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रख लें इस समीकरण में, ठीक है, तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा, जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। और जो हमारा निर्देशांक ज्यामित होता है किस रूप का होता है, x, y के रूप का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं समीकरण में हमारे, तो क्या मिलेगा, तो 2 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की जगह पे तो 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म, ये वाला तो 0 हो गया, प्लस 3y = 12 आ गया। तो 3 को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, 12 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो देखो जो हमने बताया निर्देशांक कैसा होता है, x, y के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब पहले x वाला लिखेंगे, x हमारा क्या है 0 है और y क्या है 4 आया है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। अब हम आगे देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक ना। तो ये आपके चैप्टर 1 का है क्वेश्चन।
और उसमें अगर हमको ऐसा कह दे शेषफल के लिए पूछ रहा हो ना, बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालना है, क्योंकि देखो शेषफल कह रहा है, यहाँ पे शेषफल कह रहा है 5 और 8 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम 70 में से 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटाएंगे। तो 70 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 65, ठीक है। और अगर 125 में से 8 घटाते हैं तो 117 मिल जाएगा, ठीक है। और 117 और 65 का अगर क्या निकाल लें, हमको HCF निकाल लेना है, ठीक है। HCF, जिसको आप लोग मासा भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो कि 65 को भी काटेगी और 117 का भी, ठीक है। तो ये आप लोग इतना करके देखिएगा HCF 13 ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो देखो समीकरण का कोई हल नहीं होता, ऐसा कब होता है, जब हमारे मतलब दोनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए, ठीक है। तो कोई हल नहीं है ना, कह रहा तो a का मान होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बराबर करते हैं, a1 यहाँ पे क्या है, पहले समीकरण में हमारा a1 जो है देखो, और दूसरे समीकरण में a1 a2 हम सब रखते हैं। तो देखो a1/a2 करेंगे तो a1 यहाँ पे 2 है, पहले समीकरण में 2/3, ठीक है। और बराबर ये किसके हो जाएगा, a/-5 के, a/-5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से a का निकालें तो 5 दूना 10, तो -10/3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, -10/3, ठीक है। तो -10/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3, ठीक है, +3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तकर 0 है और समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ये चारों ऑप्शन हैं हमको, लेकिन यहाँ पे देखो विविक्तकर की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर को हम d से लिखते हैं, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम d निकालते हैं तो क्या मिलता है हमारा, देखिए सबसे पहले a और b और c जान लो। तो जो x² के साथ होता है उसको हम a कहते हैं, जो x के साथ है उसको हम b कहते हैं, और जो अचर पद है उसको हम c कहते हैं, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं d हमारा। तो d क्या आ जाएगा, देखो d बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पे हम क्या रखेंगे, -4 का स्क्वायर 16, -4ac मतलब 4 और अचर पद a मतलब देखो जो x² के साथ है 2 ना, तो 4 दूना 8 और 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है, -24। तो अगर हम 24 में से 16 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। अगर d का मान देखो 0 से छोटा हो तो हम क्या कह देंगे, तो उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, ये तो पहला सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, दी गई थी ना। क्या क्या मतलब, ये तो चारों ऑप्शन है, उसके बाद जो इसके ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए, मतलब ये 4 कथन थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ थोड़ा सा हमको भी लग रहा था डाउट, क्या डाउट लग रहा था, देखो 0 से कम विविक्तकर, ये तो सही ही है। और एक चीज़ और सही लग रहा था क्या हमको, कि अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे, अगर d का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें कह सकते हैं कि हमारा जो ये मतलब है विविक्तकर, मतलब जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। तो मतलब हमारा a वाला और ऑप्शन जो c है, a और b दोनों सही हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम a और b वाला सही लगा देंगे। तो देखो यहाँ दिया है ऑप्शन में ना, a और b सही है,
ए और डी सही हैं, सी और डी सही हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी। मतलब एक तो विविक्तकर हमारा क्या रहा है, 0 भी है, और दूसरा क्या कह रहा है कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना, 0 से छोटा होगा और वास्तविक नहीं होगा। तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि 7वें में कह रहा है कि त्रिभुज मतलब AOBC एक आयत है जिसके तीनों शीर्ष, ये हमको AOBC, ठीक ना, इसका विकर्ण है। देखो यहाँ पे 3 ही हमको शीर्ष बिंदु दिया है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे AOBC जो है वो हमारा क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो 3 तो दिए हैं हमको, मान लो ये दिया है और ये दिया है और ये दिया है, ठीक है, ये तीनों हमको ये निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है विकर्ण पूछ रहा है। देखो तो विकर्ण हम पहले और तीसरे से निकाल सकते हैं, मतलब पहला और दूसरे का इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम ए और बी दोनों से हम क्या करेंगे, उसका जो विकर्ण है हम उसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक ना। तो विकर्ण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले विकर्ण के लिए क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ें, क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, ठीक है। देखो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये हमारा पहला वाला x1 और ये y1 और x2 और ये y2, ठीक ना। तो x1 y1 और x2 y2, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 करें तो 0, और 0 माइनस 3 करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो जाएगा, देखो 9 5 14 34, मतलब अंडर रूट 34 वाला ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल होते हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 1 नंबर वाले, हैं ना, तो आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको हिंट की ज़रूरत होती है, और बाकी तो आप लोग कर ही लेते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब 8वां देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो 8वां कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2, तो यहाँ पे हमको क्या है, एक मूल हमको दिया गया है, ठीक है, एक मूल हमको कह रहा है 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, मूल क्या होता है, अगर हम किसी समीकरण में या किसी बहुपद में, ठीक है, ये द्विघात समीकरण ही कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसके मूल को रखते हैं x के जगह पे, तो जो समीकरण का पूरा मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण का मूल है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे x बराबर 1/2 रख देते हैं, ठीक है, तो ये देखो हमारा समीकरण जो है मिलेगा क्या लास्ट में, तो मिलेगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 प्लस के एक्स, ठीक है, और माइनस 5/4 बराबर 0, ये हो गया। अब उसके बाद देखो अगर हम 1/4 और 5/4 इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना, 5/4 में से 1/4 जाएगा तो 4/4 मतलब 1 बचेगा, और 1 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे देखो x के जगह पे भी रखना है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखो 1/2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो उधर किए तो 5 में से एक जगह 4/4 मतलब 1 माइनस 1 उधर जगह तो प्लस 1 हो गया, और 2 को उधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 देखो भाग में है ना, इधर है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो k बराबर हमारा जो आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो k बराबर 2 वही हमसे पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि कब समरूप होते हैं, ये कंडीशन से पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला कह रहा है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपाती हों या समानुपाती हों, ठीक है, उपयुक्त दोनों। तो आप लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे कि 6 चैप्टर में क्या कहता है कि यदि संगत कोण बराबर है तो अभी हम कह देंगे हमारे क्या होंगे, संगत कोण समान होने चाहिए और इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं हमारे जो समीकरण मतलब जो त्रिभुज है वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक ना। तो ये कंडीशन में उपयुक्त दोनों लग जाएगा, ठीक ना, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। sin a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो a और b के मान क्रमशः होंगे, ठीक ना।
तो इसमें ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से देखो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम √3/2 किसका होता है, ठीक है, ये हमको पता है √3/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 60 अंश का जो मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 60 रख देंगे तो a + b = 60 आ जाएगा, ठीक है, a + b = 60। और अगर हम इसको करते हैं a - b, कॉस में कहा है तो कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो a - b = 30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम दोनों को जोड़ लें तो b कैंसिल हो जाएगा, 60 30 90, 2a = 90, तो a = 45 हो जाएगा। तो a = 45, देखो दो ऑप्शन है, तो अगर हम 60 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा, ठीक ना, तो 45 और 15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले a लिखा है तो हम a वाला मान ही बताएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे, और जो थोड़े से मतलब सॉल्व करने लायक है, मतलब जिनको बोर्ड पे किया जा सकता है, तो उनको हम कल क्वेश्चंस को बोर्ड पे लेके आएंगे और विदाउट नंबरिंग लेके आएंगे, ठीक ना, या हम कुछ भी नंबर डाल देंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।